कहानी पर आते हैं। दृश्यम मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, और मैं जब भी थोड़ा सा टाइम फ्री होता है और थोड़ा रिलैक्स करने का मूड होता है तो मैं दृश्यम को अलग अलग किस्तों में ज़रूर देख लेता हूँ घर पे। और मुझे दोनों पार्ट, हालांकि दूसरी पार्ट अभी हिंदी में नहीं आई है, मैंने उसको जो मलयालम है शायद उसी में मैंने देखी है इंग्लिश सबटाइटल के साथ। ये फिल्म ऐसी है कि जिसमें लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, आपको कहानी समझ में आ जाती कि क्या कुछ है। तो जैसा पार्ट 1 था दृश्यम, वैसा ही पार्ट 2 है। बहुत अच्छी फिल्म, अब सुना है कि उसको हिंदी में भी बनाया जा रहा है, अजय देवगन उसमें होंगे। दृश्यम की कहानी अपने आप में चौंकाने वाली कहानी थी। कैसे एक शख्स जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके हाथों एक क्राइम होता है, और उसके बाद ये नहीं कि वो पहले सोच समझ के क्राइम करता है, हो जाने के बाद हालात ऐसे थे, फिर वो अपने जुर्म को छुपाता है और उसके लिए एक एक चीज, एक एक स्टेप कैसे उठाना है उसकी तैयारी करता है। कब पुलिस से क्या बोलना है, उसे क्या बोलना है, उसकी पत्नी को क्या बोलना है, बेटियों को क्या बोलना है, कब कहां पे उसको अपने आप को दिखाना है, कब नहीं दिखाना है, जब पुलिस टॉर्चर करे तो कैसे हैंडल करना है। तो वो सारी छोटी छोटी चीजें दिखाई गई। हालांकि मनी हाइस्ट में भी अगर आप देखें तो जो प्रोफेसर का किरदार है वो भी लगभग यही है कि कैसे चोरी होती है, लेकिन उस चोरी के दौरान में क्या क्या चीजें आती हैं, उसके लिए ट्रेनिंग होती है, हर चीज का हल होता है प्रोफेसर के पास। तो कहीं ना कहीं वो झलक दृश्यम की है, और इसी दृश्यम का बहुत सारे क्रिमिनल माइंड लोगों ने भी फायदा उठाया। वक्त वक्त पर ऐसी कितनी कहानियां आई जिसमें दृश्यम का हवाला दिया गया, पता चला दृश्यम से ही आइडिया आया और फिर लोगों ने क्राइम किया। आज की कहानी भी दृश्यम से इंस्पायर्ड एक क्रिमिनल की कहानी है। इस शख्स ने भी दृश्यम कई कई बार देखी, और इसी दृश्यम को देखने के बाद उसने एक फुल प्रूफ प्लानिंग की थी एक कत्ल को छुपाने की। लेकिन एक गलती और भांडा फूट गया, और उसने गलती भी ऐसी की जो शुरुआती गलती थी। यह कहानी है झांसी की। झांसी में एक जगह है गुरसराय। गुरसराय पुलिस स्टेशन के इलाके में एक शख्स रहता है, और उसका नाम है अमित शुक्ला। पेशे से ये एक बिजनेसमैन है, बीड़ी का बिजनेस करता है, बीड़ी सप्लाई करता है होलसेल में, और इस इलाके में काफ़ी बीड़ी की डिमांड है, यूपी बिहार बाकी जगह पे। तो गांव में आमतौर पर लोग सिगरेट से ज़्यादा बीड़ी ही पीते हैं। तो इसका अच्छा खासा अपना धंधा, अच्छा खासा बिजनेस अमित शुक्ला का। अमित शुक्ला की शादी होती है, उससे एक बेटी होती है, लेकिन कुछ वक्त बाद पत्नी की मौत हो जाती है। अब एक बेटी, उसको परवरिश उसकी, उसको पालना पोसना, अमित के घर वाले उसको फोर्स करते हैं कि तुम्हारे अभी उम्र नहीं है, बेटी भी छोटी है, इसको एक माँ की ज़रूरत है, तुम शादी कर लो दूसरी। अमित अपने घर वालों के कहने पर दूसरी शादी कर लेता है। अब दूसरी पत्नी से भी उसे एक बेटा होता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है, सब कुछ ठीक चलता है। लेकिन अब दूसरी पत्नी के आने के बाद घर का माहौल बदल जाता है। दूसरी माँ अपने बेटे को तो बहुत प्यार करती है, लेकिन अपनी सौतेली बेटी के साथ नफरत भरा व्यवहार करती है, यहां तक कि मारना, पीटना, खाना न देना। अब धीरे धीरे दोनों बड़े होते हैं। इस साल अमित शुक्ला की बड़ी बेटी करीब 12 साल की हो गई थी और उसका बेटा 6-7 साल का। लेकिन दोनों जब बाहर निकलते तो देखने वाले पहचान लेते देखकर, बेटा ठीक ठाक सेहतमंद और बेटी बेहद कमजोर। पड़ोसियों को भी पता था कि ऐसा क्यों है। सौतेली माँ होने के नाते उसे नफरत थी उस बेटी से, और वो उसे बहुत मारती पीटती, खाना भी नहीं देती। ऐसी कहानियां तो बहुत सारी हम लोग जानते हैं कि जब सौतेली माँ के कितने जुल्म की कहानियां हैं। हालांकि ऐसी बहुत सारी जिसमें सौतेली माँ ने अपने सौतेले बच्चों को सगी माँ से ज्यादा प्यार दिया, वो भी एक कहानी का रूप है। तो यहाँ पे ये बात नहीं थी। अमित शुक्ला की पहली बेटी के साथ उसकी सौतेली माँ लगातार जुल्म ढा रही थी। इस वजह से अब डेली घर में झगड़ा होने लगा। बात यहां तक आ गई कि अमित शुक्ला की दूसरी पत्नी ने एक दिन कहा कि अब तुम्हें या तो अपनी बेटी और पत्नी इनमें से किसी एक को चुनना है, और इसको लेके डेली झगड़ा होने लगा। उसने कहा जो बेटी है तुम्हारी, इसको इसके मायके भेज दो, इसके मामा नानी नाना के पास, ये हमारे घर में नहीं रहेगी। अब बाप था, वो चाहता था कि कैसे भेजें, लेकिन घर में लड़ाई झगड़ा जारी रहा। धीरे धीरे वक्त बीता। 25 अगस्त 2021, महीने भर पुरानी बात है। एक रोज दोपहर को काम से अपने अमित शुक्ला घर लौटता है।
जो दूसरी बीवी है और उसका बेटा, वो 2-4 दिन पहले ही अपने मायके चले गए थे। खुद अमित शुक्ला उनको छोड़ कर आया था। अब घर में सिर्फ बेटी थी अमित की। तो अमित शुक्ला दोपहर को घर लौटता है, 25 अगस्त को घर के अंदर लौटता है, घर के अंदर दाखिल होता है। थोड़ी देर के बाद चीखता हुआ बाहर आता है। पड़ोसी उसके चीख सुनकर इकट्ठा हो जाते हैं, पूछते हैं क्या हुआ। वो बताता है कि अंदर मेरी बेटी लहूलुहान पड़ी है, शायद किसी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, क्योंकि उसके कपड़े तितर बितर है, घर के सामान बिखरे पड़े। पड़ोसी उसकी मदद करते हैं, उठाकर उसकी बेटी को नजदीक के अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर देखते हैं और डॉक्टर देखने के बाद उसे मुर्दा करार देते हैं। अमित की 12 साल की बेटी की मौत हो चुकी थी। अब इस मौत के बाद पुलिस तक बात जाती है। पुलिस मुकदमा दर्ज करती है, एफआईआर लिखती है अमित के कहने पर, तफ्तीश करती है, डॉग स्क्वाड के लेकर घर पे पहुंचती है कि शायद कोई सुराग मिल जाए। लेकिन पुलिस का डॉग स्क्वाड भी घर में आने के बाद कोई ऐसी संदिग्ध चीज नहीं सूंघता या पाता है जिससे वो आगे तक ले जा सके पुलिस को, कोई क्लू, कोई सुराग दे सके। तो कुछ सुराग हाथ आता नहीं। इधर पोस्टमार्टम हो जाता है। अब पुलिस के हाथ खाली, कत्ल क्यों, कातिल कौन नहीं मालूम। अमित शुक्ला बार बार लेकिन यही कह रहा है कि उसकी बेटी के साथ किसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की और शायद उसने विरोध किया तो उसने उसको मार डाला। अब एक लड़की के साथ, 12 साल की उम्र की बच्ची के साथ इस तरह से मर्डर हुआ, रेप की शक जताया गया, लोगों का गुस्सा भी था और यूपी में इस तरह के बड़े हाल में क्राइम हुए थे, तो और भी ये मामला भड़क रहा था। झांसी पुलिस को लगा कि इस मामले की तफ्तीश सीरियसली करनी चाहिए। अब झांसी पुलिस के जो एसपी थे उन्होंने कहा इस मामले की तस्वीर, आईपीएस शिव हरि मीना, इन्होंने इस पूरे मामले की तफ्तीश करने का फैसला किया और फिर ज़हीन दिमाग अफसरों की टीम लगाई। तो पहली चीज बयान में सामने आई वो ये था कि किसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की और शायद इसलिए मार डाला। कपड़े जिस्म पे पूरे सलीके से नहीं थे, लेकिन जब पुलिस पोस्टमार्टम हुआ तो बॉडी देखी गई तो पता चला कि उसमें कहीं चोट के निशान नहीं है। तो सवाल यह कि कपड़े आधे अगर उतारे गए या फाड़े गए तो कहीं पे खरोच के, किसी और चीज के निशान होने चाहिए थे, कोई ऐसा निशान था ही नहीं। तो इसका मतलब है कि ये शायद एक बनावटी सीन तैयार किया गया। अब यहां से फिर मामले की जांच हुई कि कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी, सब पे नजर रखी जाने लगी, कोई सुराग नहीं मिला। इसी दौरान एसएसपी साहब ने उस एफआईआर को केस के तौर पर, जांच के तौर पर पढ़ना शुरू किया, जो एफआईआर अमित शुक्ला ने लिखाया था पहली बार अपनी बेटी की मौत के बाद। आप सभी जानते हैं एफआईआर किसी भी क्राइम की पहली बुनियाद होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर वो कानूनी दस्तावेज होता है कि जो एक बार दर्ज हो गई, अगर एफआईआर लिख ली गई तो इसका मतलब है कि एक मुकदमा जन्म ले चुका। एफआईआर का मतलब ये हुआ कि एक बार पुलिस ने एफआईआर लिखी है तो फिर ये एफआईआर क्वैश नहीं हो सकता है, इसको फाड़ा नहीं जा सकता है, इसको फाइल में दबाया नहीं जा सकता। अब इसका अंजाम अदालत में ही होगा। तो हर एफआईआर एक मुकदमे की शुरुआत होती है और कानूनी भाषा में कहें तो किसी भी क्राइम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। यानी पहली वो सारी जानकारी जो उस क्राइम से रिलेटेड हो वो उस एफआईआर में लिखी जाती है। एफआईआर लिखवाने वाला शख्स वो होता है जो पीड़ित होता है, जिसके साथ या जिसके लोगों के साथ या जिसके परिवार या जानने वालों के साथ कोई घटना घटती है। लेकिन कई ऐसे मामले होते हैं जिसमें कोई नहीं होता शिकायत करता, एफआईआर लिखाने वाला। ऐसे में पुलिस को भी ये राइट है कि वो 0 एफआईआर लिख सकती है। मतलब उसे पुलिस को लगता है कि एक जुर्म है, सामने वाला इस पे आगे आकर कुछ लिखा नहीं रहा, तो पुलिस इनिशिएटिव लेके खुद अपनी तरफ से मुकदमा दर्ज करके मामले को इन्वेस्टिगेट कर सकती है। तो अमित शुक्ला की बेटी के बाद अमित शुक्ला पुलिस स्टेशन जाते हैं और एफआईआर लिखाते हैं। उस एफआईआर को कई बार पुलिस, खासतौर पर एसएसपी, पढ़ते हैं और उस एफआईआर को पढ़ने के बाद पहली बार उनके दिमाग में आता है कि वो कातिल को खामखा इधर उधर ढूंढ रहे हैं। कातिल तो वो है जो घर में नहीं बल्कि खुद पुलिस स्टेशन में आकर एफआईआर लिखाकर चला गया। यानी जिसने एफआईआर लिखाया वही कातिल है, ये उनकी सोच थी। अब सवाल यह है कि ये सोच क्यों आई कि एफआईआर लिखाने वाला ही कातिल है, और एफआईआर लिखाने वाला ही कातिल है तो इसका मतलब है कि कातिल कोई और नहीं बल्कि बाप है। एक बाप ने ही अपनी 12 साल की बेटी का कत्ल किया, पर क्यों? और एफआईआर में ऐसी क्या चीज थी जिससे पुलिस को यह शक हुआ कि एफआईआर लिखाने वाला कातिल है?
तो पहले उस एफआईआर की जो बेसिक चीजें हैं, जो पॉइंट जो अमित शुक्ला ने पुलिस स्टेशन में लिखाई, मैं आपको उसको हूबहू पढ़ के सुनाता हूं, फिर बताता हूं कि इसमें से शक की गुंजाइश कहां से पैदा हुई। अमित शुक्ला ने जो एफआईआर लिखाया उसमें शुरुआत के सारी चीजों के बाद लाइन पे आते हैं कि 25 अगस्त की सुबह करीब 6:30 बजे मैं अपने घर से निकला था। उस वक्त 12 साल की बेटी घर पर अकेली थी। इसके बाद मैं सकुशल मौरानीपुर इनकम टैक्स के वकील देवेंद्र कुमार पिचपूरिया से मिलने गया। वकील साहब के पास लगभग 5 घंटे तक काम करवाया। इसके बाद मैं अपने पापा से मिलने अपने मूल निवास गया, अपने गांव, लेकिन पापा थे नहीं। तो फिर नगर पालिका के नीचे जय भारत प्रेस से 40 बिल बुक लेकर गुरसराय वापस लौटा। यहां जब आया तब यहां आने के बाद घर में दाखिल हुआ तो मुझे बेटी की हत्या के बारे में पता चला। अब सवाल यह है कि इस एफआईआर में ऐसी क्या चीज थी। एसएसपी साहब को एफआईआर पढ़ के लगा कि जिसने भी एफआईआर लिखवाई है उसने दृश्यम फिल्म जरूर देखी। अब सवाल यह है कि इस एफआईआर में जो इतनी आपको बेसिक लाइन बताई, वैसे लंबी चौड़ी एफआईआर, लेकिन इसी 5-6 लाइन में ही पहेली का जवाब है। तो एसएसपी साहब को लगा कि जिसने भी एफआईआर लिखा है उसने दृश्यम फिल्म देखी। और क्यों? एफआईआर की शुरुआती इन कुछ लाइनों से। पहली लाइन जिस पर गौर करने वाली बात कि मैं सकुशल मौरानीपुर इनकम टैक्स के दफ्तर पहुंचा। एफआईआर आमतौर पर जब क्राइम होता है उसके कुछ मिनट, कुछ घंटों के अंदर लिखाई जाती है। ये नहीं कि आप 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, जब तक आपका गम, आपके दुख दर्द थोड़े हल्के हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। तो एक शख्स जिसकी बेटी की लाश अभी मुर्दा घर में है, पुलिस स्टेशन में बैठकर एफआईआर लिखा रहा है और वो बोल रहा है कि मैं सकुशल वहां पहुंचा। तो एक तो ये इसका कोई मतलब नहीं होता, सीधा वहां पहुंचा हो सकता है। दूसरा, मैं फलाने वकील से मिला। वकील का पूरा नाम देवेंद्र कुमार पिचपूरिया, अब वो देवेंद्र भी बोल सकता था। तीसरा कि 6:30 बजे निकला और 5 घंटे तक मैंने वकील से अपने काम कराया। उसने बाकायदा टाइम मेंशन किया। आमतौर पे लोग कहते हैं वहां गया कुछ घंटे लगे, 1-2 घंटे, 4 घंटे, 5, बट इसने सीधे सीधे एकदम स्पेसिफिक 5 घंटे लगा। फिर 5 घंटे बाद मैं वहां से निकलता हूं और अपने पिता से मिलने जाता हूं। तो अब ये भी है कि ये घर गया होगा और पिता नहीं है। जब पिता नहीं मिले तो फिर मैं वहां से गया और मैं एक प्रिंटिंग प्रेस में गया, वहां से बिल बुक छपवाए और मैंने वहां से 40 बिल बुक लिए। अब यहां पे भी टाइम लगा और वो टाइम भी मेंशन कर रहा है। और इसके बाद मैं घर लौटा तो बेटी की लाश पड़ी थी। अब कायदे से इस एफआईआर में शक पैदा किया गया। वो पहली चीज ये थी कि इस एफआईआर में वो अपनी बेटी के साथ हुए जुर्म, बेटी के कत्ल या उसके घर में क्या हुआ, इसकी जानकारी बहुत कम लिखा रहा है, 30%। उसने क्या किया, वो कब कब कहां था, किन किन से मिलने गया, क्या काम किया, कितनी देर रुका, ये उसने ज्यादा लिखाया। तो अब सवाल ये हुआ कि आमतौर पर जब एफआईआर लिखाते हैं तो हम क्राइम के बारे में ज्यादा डिटेल में बताते हैं कि जब मैं सपोज यहाँ पे अगर है कि मैं निकला तो मेरी बेटी अकेली थी, माँ बाप, उसके माँ गई हुई थी, पिछले 2-3 दिन से वो ऐसी ही रहती थी। दिन में फिर वो अकेली रहती थी तो घर के अंदर होती थी या घर के पड़ोस में जाकर बच्चों से खेलती थी, उनके साथ रहती थी। मैं इतने बजे जाकर फिर लौट आता था, फिर मैं उसको खाना खिलाता था या जो भी करता था। पड़ोस में हमारे ये हैं जिनसे कभी उसका झगड़ा हुआ, मुझे कुछ शक है, ये इसका कोई जिक्र नहीं है। उसका पूरे एफआईआर में ये है कि बेटी को मैं छोड़ के गया और मैं कब, कहाँ, किससे मिला, कितनी देर किसके पास रुका, किस किस के घर गया, कौन से प्रेस में गया, ये सारी डिटेल। तो यहीं पे शक पैदा हुआ कि इस शख्स ने दृश्यम देखी है, क्योंकि दृश्यम की कहानी ये है कि इसमें हीरो यानी मोहनलाल या फिर अजय देवगन, ये जब कत्ल होता है, ये जब गायब होता है वो लड़का, तब ये उस वक्त कहाँ थे। तो ये बताते हैं कि मैं उस वक्त गोवा में फिर एक आश्रम में गया, फिर वहाँ पे वो जो सारी चीज़ें हो रही थी, बाबा के सारे दर्शन किए, फिर फलाने गेस्ट हाउस में गया, होटल में रुका, वहाँ खाना खाया, इस बस से आया, इस बस के टिकट ये। तो ये सारी डिटेल वहाँ पे थी और यहाँ पे भी एक एफआईआर में यही सारी डिटेलिंग हो रही है। यहीं पे पुलिस को शक हो गया कि शख्स
अपने बारे में ज़्यादा डिफेंड कर रहा है कि मैं कहाँ था, ताकि ये साबित कर सके कि जब ये कत्ल हुआ तब ये घर पे नहीं था बल्कि ये कहीं और था। और इसने बाकायदा हर एक के नाम लिखा है ताकि वो लोग गवाही दे सके कि हाँ 25 अगस्त को ये इतने बजे मेरे पास आया, 5 घंटा रुका, फिर प्रेस किया, फिर घर गया, फिर उनसे मिला, फिर उनसे मिला। पुलिस को सीधे शक हो गया। पुलिस ने तय किया कि अमित शुक्ला को उठाओ। अमित शुक्ला को उठाया गया, थोड़ी सख्ती दी गई और अमित शुक्ला ने फिर जुबान खोलना शुरू कर दिया। उसने बताया कि उसने दृश्यम फिल्म देखी थी। फिर उसने कहानी बताई कि पहली बीवी की मौत के बाद बेटी को पालने के लिए दूसरी शादी की, लेकिन दूसरी जो माँ थी उसने मेरे सामने एक शर्त रख दी कि पत्नी और बेटी में से एक को चुनो। मैंने बेटी को नहीं चुना बल्कि बस बेटी को चुना। किसी को मार देते हैं, पत्नी के साथ रहूंगा। और इसी के बाद प्लानिंग के तहत दृश्यम फिल्म देखी लगातार। फिर माँ और बेटे को उसके मायके भेज दिया। अब बेटी अकेली थी। फिर उसके बाद 25 अगस्त की सुबह मैंने उसका कत्ल किया। और कत्ल करने के बाद आनंद फानन में तेजी से मैं वहां से निकला, क्योंकि मुझे वो सारे टाइम दिखाने थे कि मैं कब कहाँ किसके पास था, ताकि गवाही हो सके तो वो लोग गवाही दे सके। और इसीलिए पहले इसने चुना एक वकील से मिलने के लिए, क्योंकि वकील कानूनी दावपेच को ज़्यादा जानते हैं। तो ये दूर जाकर उस इनकम टैक्स के वकील के पास, कि उसके बिजनेस के सिलसिले में कुछ चीज़ें थी, उसको पेपर बनवाना था। तो वकील 5 घंटा था, वो गवाही दे सकता है। बिल बुक वाले ने गवाही दी। जब ये घर गया तो इसके पिता नहीं थे। घर वालों ने बताया कि हाँ यह आया था, बाप नहीं थे। तो बोला ये सब इसलिए किया ताकि मैं मौका वारदात से अपने आप को कहीं और दिखाऊं और पुलिस उलझ कर रह जाए। ये उसने पूरी कहानी बताई। लेकिन आखिरकार पकड़ा गया वो। और जो पुलिस है उसका ये कहना है कि अगर इसने एक नॉर्मल एफआईआर लिखाई होती तो शायद इस केस को सॉल्व करने में कुछ और वक्त लगता। लेकिन गलती इसने की कि पहली ही गलती कर दी, एफआईआर लिखाने की गलती। और एफआईआर में जो भाषा और जिस तरीके की कहानी लिखाई, वहीं पे इसके ऊपर शक हो गया। और दृश्यम अब फिल्म ऐसी है कि इत्तेफाक से जब ये एफआईआर लिखाई गई थी तो उसी पुलिस स्टेशन में झांसी के 2 ऐसे पुलिस वाले थे जिन्होंने जब एफआईआर पढ़ी उनके दिमाग में पहले ये शक आया था। एसएसपी साहब को बाद में आया, क्योंकि उन दोनों ने भी दृश्यम फिल्म देखी थी और वो आपस में बात कर रहे थे, यार ये तो इस तरीके से लिखा रहा है कि कब मैं कहाँ था, बेटी के बारे में तो कोई जानकारी नहीं दे रहा है। तो वहां से शक पनपना शुरू हुआ। तो एक एफआईआर लिखाने में गलती करने की वजह से एक कातिल पकड़ा गया। शायद ऐसी मिसाल नहीं मिलती है कि आमतौर पे किसी एफआईआर से ही किसी को शक पैदा हो जाए, क्योंकि एफआईआर में बहुत बार सच्ची बातें, कई बार झूठी बातें भी लोग लिखाते हैं। लेकिन एफआईआर किसी के ऊपर शक डाल दे और एफआईआर ही उस केस को सुलझाने में मदद कर दे, एफआईआर की लाइन ही, ये ऐसी मिसालें कम मिलती हैं। तो ये वो कहानी थी जिसने एक एफआईआर ने ही एक कातिल का खुलासा कर दिया। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल किसी और कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। कोरोना के केसेस अभी भी हैं, तो कोरोना में भी अपना ख्याल रखिएगा। ज़रूरत ना हो, ज़रूरी ना हो तो इधर उधर ना जाएं, लोगों से कम मिलें। वैक्सीन अगर नहीं लगाया तो वैक्सीन ज़रूर लगा लें। और हाँ, crimetech.in पे ज़रूर क्लिक करें, कहानी पढ़ें। अच्छी अच्छी आजकल कहानियाँ डाल रहे हैं बहुत। हमारे सुनील कुमार मौर्य हैं, लोकेंद्र है, फारूक हैदर है, चिराग गोठी है। इसके अलावा क्राइम तक की जो अपनी पुरानी टीम है पूरी, चाहे वो दीपक हो या फिर वर्णिता हो, आसिम हो, नितांश हो, नित्शा हो या पूनम हो, तो सारे लोग कहानियाँ डाल रहे हैं। तो पढ़िए, अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं। क्लिक कीजिए crimetech.in पे। अपना ख्याल रखिए। तब मुलाकात होगी किसी और नई कहानी के साथ।